हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री विद इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीरज पटेल आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 33 लेने वाला हूं। लेक्चर नंबर 32 में मैंने आप लोगों को जो भारत पर विदेशी आक्रमण हुए उनके बारे में बताया था, और आज हम आपको मौर्य वंश के बारे में बताएंगे। मौर्य वंश में सबसे पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य आया था, और आपको बताएं चंद्रगुप्त मौर्य समथिंग 322 ईसा पूर्व से अर्थात 322 बीसी से 298 बीसी तक रहा था। और अगर मौर्य वंश की बात की जाए तो मौर्य वंश समथिंग आपका 322 बीसी से 185 बीसी तक माना जाता है। सबसे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करेंगे। यह प्रथम राष्ट्रीय शासक था क्योंकि इसने संपूर्ण भारत पर सत्ता की नींव डाली थी। खुद जो बताते हैं ऐसा कि 6 लाख की विशाल सेना लेकर पूरे भारत पर कब्जा किया था। तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। मौर्य वंश कैसे आया उसके बारे में बात करते हैं। कार्यकाल की बात की जाए तो कार्यकाल 322 बीसी से 185 बीसी तक माना जाता है। यह है आपका मौर्य वंश। मौर्य वंश में हम आपको आगे बताएं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य पहला राजा था इस वंश का, और 322 बीसी से 298 बीसी तक रहा। आपको बताएं इसने अपनी राजधानी अर्थात कैपिटल पाटलिपुत्र को बनाया था, और पाटलिपुत्र को आज का पटना कहते हैं जो कि बिहार में है। और बात की जाए इसकी जाति के बारे में तो जाति के बारे में बहुत ही ज़्यादा मतभेद है अर्थात विवाद है। जाति के बारे में इस तरह से विवाद है, आपको बताएं कि जाति के बारे में बोला जाता है कि जो मुद्रा राक्षस बुक थी जिसे विशाख दत्त ने लिखा हुआ था, उसमें इसे वृषभ बैल अर्थात वैश्य जाति से जोड़ा गया है। लेकिन एक ढूंढीराज थे या ढूंढीराज थे, ढूंढीराज के अनुसार बताया जाता है कि जो घनानंद था या धनानंद था उसकी दासी मुरा से पैदा हुआ बताया जाता है, लेकिन उसे गलत माना गया है समथिंग, और इसे वैश्य जाति का बोला गया है क्योंकि मुद्रा राक्षस की बुक में ऐसा बोला गया है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की टेक्स्ट बुक में इसे क्षत्रिय बोला गया है। तो अलग अलग जगहों पर इसके जाति के बारे में मतभेद है। और यह प्रथम राष्ट्रीय शासक था। उसके बाद में इसने संपूर्ण भारत पर सत्ता की नींव डाली थी, और उसके बाद में पूर्ण भारत को अर्थात पूरे भारत को 5 भागों में डिवाइड किया था। पहला उत्तरापद था, दूसरा दक्षिणापद था, ऐसे ही तीसरा अवंती राष्ट्र था। तो ऐसे ही सारे 5 के पांचों, एक तो खुद केंद्रीय प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य खुद संभालता था, और
पांचवा जो था वो कलिंग एक भाग था, प्रांत था। तो ये 5 प्रांत थे, 5 प्रांतों की राजधानियां थी। बात करते हैं उनके बारे में भी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जाति के बारे में क्या विवाद था। जाति की बात की जाए तो जैन और बौद्ध टेक्स्ट बुक में इसे क्षत्रिय बोला गया है। मुद्रा राक्षस जो कि बुक है, मुद्रा राक्षस बुक में जिसे विशाख दत्त ने लिखा है, और विशाख दत्त ने इसको वृषभ अर्थात बैल अर्थात वैश्य जाति से जोड़ा गया है। इसे वैश्य जाति। अगर ढूंढीराज के अनुसार देखा जाए ढूंढीराज के अनुसार तो ढूंढीराज के अनुसार आपको बताएं, ढूंढीराज के अनुसार ये मुरा से पैदा हुआ। मुरा जो कि धनानंद की दासी थी, से पैदा हुआ बताया जाता है। ये इसकी जाति के बारे में कई सारे तथ्य थे, और आपको बताएं यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक था। प्रथम राष्ट्रीय शासक। इसने संपूर्ण भारत पर केंद्रीकृत सत्ता की नींव डाली थी। उसके बाद में आपको बताएं, इसने 5 भागों में डिवाइड किया था। पूर्ण भारत को 5 प्रांतों या भागों में विभाजित किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहला भाग उत्तरापद, दूसरा दक्षिणापद, और तीसरे की बात की जाए तो आपका तीसरा जो था वो अवंती राष्ट्र था। चौथा आपका जो था वो जो केंद्र था, मतलब मेन जहाँ पे वो बैठता था, केंद्रीय प्रांत, और 5वां कलिंग। तो ये 5 इसने प्रांत बनाए थे।
सबसे पहले आप इसे नोट करें, उसके बाद में हम आगे आपको ले चलते हैं। उसके बाद में हम आपको बताएं 5 भागों में डिवाइड किया जो, उसमें पहला उत्तरापद, और उत्तरापद की जो राजधानी थी वो रावलपिंडी थी, अर्थात तक्षशिला। आज के टाइम का रावलपिंडी। और रावलपिंडी पाकिस्तान में है, आप लोगों को मालूम होगा। सेकंड नंबर पे आता है आपका दक्षिणापद। दक्षिणापद की बात की जाए तो दक्षिणापद की राजधानी स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी। और ये आज के टाइम पे कर्नाटक। थर्ड नंबर पे आता है अवंती राष्ट्र। और अवंती राष्ट्र की राजधानी आपको बताएं उज्जैनी, जो कि एमपी में है। उज्जैनी थी उस टाइम पर, एमपी, मध्य प्रदेश। फोर्थ नंबर की बात की जाए तो फोर्थ नंबर पे मैंने बताया था आपको केंद्रीय प्रांत, जहाँ पर ये खुद बैठते थे, चंद्रगुप्त मौर्य। केंद्रीय प्रांत पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र आपको मालूम होगा पटना आज का, यहाँ पे खुद राजा बैठता था, अर्थात आपका चंद्रगुप्त मौर्य। और 5वें नंबर पे आपका कलिंग। अगर कलिंग की राजधानी की बात की जाए तो टोसली, जो कि आज के टाइम पे उड़ीसा में है। आपको इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात बताएं, जब अशोक आया उस टाइम पे इसे प्राच्य बोला गया था, बाद में इसे प्राच्य बोला गया या कहा गया, तो इसे लिख लेते हैं। और जब इसे प्राच्य बोला गया तब इसकी राजधानी कलिंग थी। प्राच्य, तब इसकी राजधानी कलिंग थी। और ये अशोक के समय में बोला गया। अशोक के समय में। और इसने उसके बाद में 5 भागों में डिवाइड करने के बाद क्या करता है, इन सभी प्रांतों में गवर्नर अपॉइंट कर देता है। इन सभी प्रांतों में गवर्नर अपॉइंट करने के बाद में केंद्रीय प्रांत में खुद वहाँ की नींव संभालता है, अर्थात सत्ता संभालता है। और सेंट्रल प्रोविंस इसे बोला गया। इंग्लिश में बात की जाए तो सेंट्रल प्रोविंस बोलते थे। इसमें इसने क्या किया, 6 परिषदें बनाई, जिसमें 5-5 सदस्य थे। हर एक का काम अलग था। इन परिषदों का काम की बात की जाए तो किसी का शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, ऐसे चीजें थी, सड़क परिवहन जैसे। तो अलग अलग लोगों की, और जनगणना का ब्यौरा भी रखने के लिए एक परिषद को रखा गया था। जो भी कल कारखाने थे उसके बारे में भी जानकारी देने के लिए लोग रखे गए थे। आपको बताएं, विदेशियों को ठहराने की व्यवस्था की देखरेख करने वाले लोगों को भी
एक परिषद बनाई गई थी उसके लिए भी। तो ये सारी चीज़ें इसके टाइम पे हुई। सबसे पहले आप इसे नोट डाउन करें, देन हम आपको आगे ले चलते हैं। इन सभी प्रांतों में गवर्नर अपॉइंट किए गए थे। सभी प्रांतों में केवल और केवल सेंट्रल प्रोविंस अर्थात केंद्रीय प्रांत में उसमें छोड़ा गया था उसको, जो है उसमें खुद आपका चंद्रगुप्त मौर्य बैठता था। तो वहाँ पे कोई गवर्नर अपॉइंट नहीं किया गया था। यहाँ पे इनके पास में प्रशासनिक पावर रहती थी। प्रशासनिक पावर गवर्नर के पास होती थी। उसके बाद में 6 परिषदें थी, जिनमें 5-5 सदस्य होते थे। 5-5 सदस्य नियुक्त किए गए थे। तो ये 5-5 सदस्य जो थे इसमें नियुक्त किए गए, और इनका काम मैंने बताया आपको, स्वास्थ्य संबंधी जो है एक अलग परिषद जो थी वो अपना लेखा जोखा तैयार रखेगी, जनगणना अलग, सड़क परिवहन अलग, इनका अलग अलग काम था। तो इन परिषदों का काम जान लेते हैं। इन परिषदों का काम, इन परिषदों का काम की बात की जाए तो शिक्षा सबसे पहले नंबर पे बोली जाती है। दूसरे नंबर पे स्वास्थ्य, तीसरे पे सफाई, चौथे पे सड़क परिवहन, और अगर 5वें की बात की जाए तो जनगणना। छठे की बात की जाए तो कल कारखाने, और अगर 7वें नंबर की बात की जाए, अर्थात वो एक में ही बोल सकते हैं, विदेशियों के लिए, विदेशियों को ठहराने की व्यवस्था, इसके लिए भी एक परिषद नियुक्त की गई थी। आपको बताएं, पाटलिपुत्र को पोलिबोथा कहा गया है। पाटलिपुत्र को पोलिबोथा कहा गया है। पाटलिपुत्र की सुरक्षा, क्योंकि यहाँ पे खुद चंद्रगुप्त मौर्य आपका रहता था, अर्थात यहाँ की सत्ता खुद संभालता था। तो यहाँ पे आपको बताएं, चारों तरफ, पाटलिपुत्र के चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची दीवार थी, और खाई थी, खाई खुदवा रखी थी, जिसमें पानी भरवा रखा था, और उसमें मगरमच्छ छुड़वा दिए थे। खाइयाँ इतनी गहरी थी, खाई जो भी खाई थी वो इतनी ज़्यादा गहरी थी कि उसमें हाथी डूब जाएंगे आराम से।
तो ऐसी सुरक्षा पाटलिपुत्र की थी इसने, अर्थात पाटलिपुत्र की सुरक्षा बहुत ही अच्छे से की गई है। जान लेते हैं पाटलिपुत्र को पोलिबोथा कहा गया है। और आपको बताएं, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो 6 परिषदें और नियुक्त की थी, 6 परिषदें और नियुक्त की, और 6 परिषदें जो नियुक्त की इनका काम क्या था? सेना के 5 अंग थे। इनका काम सेना के 5 अंगों का काम करते थे, अर्थात उनके लिए जो भी काम होता था उनका काम करती थी। इनका काम सेना के 5 अंगों के लिए काम करना था। अर्थात इसकी अच्छी खासी सेना भी थी। तो आपको बताएं, चंद्रगुप्त की पैदल सेना में चंद्रगुप्त की पैदल सेना में 5 प्रकार के जो है सैनिक थे। सबसे पहली तो पैदल सेना, दूसरी घुड़सवार थी, बैलगाड़ी, हाथियों का दस्ता था, और नौसैनिक अर्थात नेवी पावर भी इसके पास में थी। तो ये 5 प्रकार की चंद्रगुप्त मौर्य की पैदल सेना थी, जिसमें सबसे पहले की बात की जाए तो सबसे पहला पैदल सेना, दूसरा बैलगाड़ी, तीसरे की बात की जाए घुड़सवार सेना थी, चौथे की बात की जाए तो चौथा आपका हाथियों का दस्ता था, और अगर पांचवे की बात की जाए तो नौसेना अर्थात नौसैनिक वर्ग था। और ये जो 6 परिषदें थी इन्हीं 5 अंगों के लिए काम करती थी। तो मैंने आपको कई चीज़ों के बारे में बताया। अब सबसे पहले आप इसे नोट डाउन करें, देन हम आगे ले चलते हैं। आपको बताएं, अवंती राष्ट्र में पुष्यगुप्त वैश्य, जो कि अवंती राष्ट्र का गवर्नर था, इसे गवर्नर अपॉइंट किया गया था। इसने गुजरात के काठियावाड़ अर्थात सौराष्ट्र में, आपको बताएं सौराष्ट्र में इसने जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अवंती राष्ट्र का गवर्नर जो था वो पुष्यगुप्त वैश्य था।
पुष्यगुप्त वैश्य, शायद दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट। अवंती राष्ट्र का गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य इसने गुजरात के काठियावाड़ अर्थात सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का इसने निर्माण करवाया और उसके बाद में आपको बताएं कि अशोक के समय में इसको रिपेयर भी करवाया गया था। अशोक के समय में रिपेयर करवाया गया था और उसके बाद में आपको बताएं पुनर्निर्माण, अगर पुनर्निर्माण की बात की जाए तो पुनर्निर्माण रुद्रदमन फर्स्ट ने करवाया था। इन सभी चीज़ों के बारे में हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। मैंने आज आप लोगों को मौर्य वंश में सबसे पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके बारे में मैंने बताया आपको कुछ बातें जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बची हुई हैं, उनको हम अगले लेक्चर में बताएंगे। उसके बाद में इसका बेटा आया, इसके बेटे का बेटा अशोक आया, उसके बाद में आगे कैसे कैसे वंश बढ़ा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देन आज के लिए इतना ही। तब तक आप इसे नोट डाउन करें, सही से पढ़ें। तब तक के लिए जय हिंद।